प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। राजधानी लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीएसपी सुप्रीमो का केंद्र सरकार पर निशाना देखा गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। गरीबी बेरोजगारी पर सरकार गंभीर नहीं है, ये मायावती की ओर से कहा गया है। कमजोर वर्ग की समस्या पर सरकार गंभीर नहीं है, तो 5 सालों के रोड मैप में खास दम नहीं है। तो बीएसपी सुप्रीमो का केंद्र सरकार पर एक बड़ा निशाना देखा गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि गरीबी बेरोजगारी पर सरकार गंभीर नहीं है, कमजोर वर्ग की समस्या पर गंभीर नहीं है। तो ये मायावती की ओर से सरकार पर हमला बोला गया है। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो का केंद्र सरकार पर जमकर निशाना देखा गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मायावती का ये प्रतिक्रिया देखा गया है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से मायावती हमलावर होती हुई नजर आ रही हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मायावती ने ये पोस्ट कर बता दिया है कि सरकार पूरी तरह से संजीदगी दिखाई नहीं दे रही है। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। सेंगोल विवाद पर सीएम ने सपा को घेरा है। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, सपा ने इतिहास संस्कृति का सम्मान नहीं किया है। आपको बता दें कि सेंगोल को लेकर के सपा के नेता ने कुछ टिप्पणी की थी, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री की ओर से यहां पर हमला बोला गया है। बयान के जरिए खासकर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने लिखा है कि अज्ञानता दर्शाती है कि सपा नेताओं की टिप्पणी क्या कुछ हो रहा है, खासकर तमिल संस्कृति के प्रति ये अज्ञानता दर्शाती है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से पोस्ट कर लिखा गया है कि यहां पर समाजवादी पार्टी के नेता जिस तरह से सेंगोल मामले पर विवाद खड़े किए थे, टिप्पणी की गई थी, उस पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। 112 वकीलों का लाइसेंस रद्द हो गया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपराधिक मामलों में शामिल होने पर कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी, मारपीट, कब्जे, धमकाने के मामले में ये नाम शामिल है। पुलिस ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की रिपोर्ट भी भेज दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बार काउंसिल को भेजी गई है रजिस्ट्रेशन कैंसिल की रिपोर्ट। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने बार काउंसिल को यह पूरी तरह से रिपोर्ट सौंप दी है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। 112 वकीलों का लाइसेंस यहां पर रद्द कर दिया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया है, जिसके बाद से ही घमासान मचा हुआ है। वहीं अब कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ओवैसी के साथ ही विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। विपक्ष को चाहिए कि आवाज उठाए। विपक्ष इसीलिए होता है कि अगर कोई गलत आवाज उठती है सदन में तो तुरंत कार्रवाई हो। ओवैसी को भेज देना चाहिए फिलिस्तीन, अगले बार चुनाव रोक देना। आज चुनाव उनका सदस्यता रद्द हो जाना चाहिए। संविधान में दूसरे देश का नारा लगाना इस लोकतंत्र में एकदम अपराध है। उन्हें तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं विपक्ष चुनना है, इसके मतलब पूरा विपक्ष इस समय वो राष्ट्र विरोधी नारा है। दुनिया के लोग आप पूरा बात सुन लीजिए ना। मैं कह रहा हूँ राष्ट्र विरोधी नारा है। फिलिस्तीन का नारा देना राष्ट्र विरोधी है। राष्ट्र विरोधी अगर है तो सभी लोग साथ दें उसके लिए आवाज उठाएं। हम कहते हैं भारत नहीं पाकिस्तान बोला जाएगा क्या? अगर हिंदू नहीं बोला जाए पाकिस्तान बोला जाएगा। भारत में पाकिस्तान बोला जाएगा। तो इसके मतलब आप फिलीपींस का विरोध क्यों कर रहे थे? आप समर्थन करिए उसका। अगर हिंदू का विरोध कर रहे हैं तो फिलिस्तीन का समर्थन करिए। 2 में से तो एक का समर्थन करना पड़ेगा ना। किसके समर्थक हैं बताइए आप? विपक्ष के लोग अगर हिंदू के विरोधी हैं तो इसके मतलब फिलिस्तीन के समर्थक हैं। अरे भारत है, भारत भारतीयों का, भारतीय संस्कृति का है। भारत का नारा लगना, भारत माँ का नारा लगना ये कोई गलत बात नहीं है। देश उसका समर्थन कर
सिंचाई विभाग का एक बाबू अपने उच्च अधिकारियों को ठेंगा दिखा रहा है। 6 महीने का लेखा गायब करने वाले बाबू की जांच पिछले 1.5 साल से लंबित पड़ा है। आलम यह है कि सब कुछ जानते हुए भी अधिकारी उसे हटा नहीं पा रहे हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता अंकुश जायसवाल की देखिए खास रिपोर्ट। सिंचाई विभाग का एक ऐसा बाबू है जिसके हौसले बुलंद है और वो बेबाक तरीके से गड़बड़ियां भी कर रहा है और 13 साल से एक ही पटल पर टिका हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंचाई विभाग के नलकूप निर्माण खंड के तृतीय उपखंड के जो बाबू हैं क्लर्क चमन लाल भारती की, जिन पर आरोप है कि उन्हीं के ही उपखंड के जो अवर अभियंता थे दीपक कुमार प्रसाद, इनका जो है इस बाबू ने 6 माह का लेखा गायब कर दिया। ये 30 सितंबर 2022 को इसकी बकायदा शिकायत की गई थी और 2 महीने बाद इस मामले को लेकर के जांच भी शुरू की गई थी। 3 सदस्य इसमें नामित किए गए थे, जिसमें हरदोई के अधिशासी अभियंता उमेश चंद्र के दस्ता में 3 सदस्यीय जो सदस्यीय समिति है वो बनाई गई थी, जिसको जांच की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन 15 दिन में जो जांच करनी थी उसके 1.5 साल हो गए और अभी तक जांच पूरी नहीं हुई। साथ ही इस बाबू पे एक आरोप और लगा कि जो है उसने इन्हीं की यानी कि जो जेई थे दीपक कुमार प्रसाद, इनकी 6 अदद माप पुस्तिका यानी एमबी वो भी गायब कर दी है। तो कुल मिला के कहा जाए कि इस बाबू के खिलाफ जो एक जांच समिति बैठाली गई थी उसके खिलाफ 1.5 साल से अभी तक जांच चल रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से एक खबर और जानकारी सामने आ रही है कि इस बाबू के खिलाफ जो जांच समिति बनी थी उसने इनको उपखंड से हटाने के निर्देश दिए थे और मामला एससी तक यानी एक्सीएन ने एससी को इस आदेश को भेज दिया था। उसके बावजूद भी जो एससी हैं वो फाइल को इस आदेश को दबा के रखे हुए हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार जब जांच समिति ने उस बाबू को हटाने के आदेश दे दिए हैं उस खंड से, तो आखिरकार वो आदेश जारी क्यों नहीं किए जा रहे हैं और एससी साहब उसको दबा के क्यों बैठे हुए हैं। वहीं ये बाबू 13 साल से उसी पटल पे तैनात है लगातार और अपनी तरीके से लगातार उस पर तैनात रहते हुए मनमानियां कर रहा है। आखिरकार देखना होगा कि इस चमन लाल भारती के खिलाफ कब सिंचाई विभाग के बड़े अधिकारी कार्रवाई करेंगे या शासन और सरकार की ओर से पर बड़ी गाज गिरेगी। कैमरा पर्सन रियाद के साथ में मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस के बाद मानसून का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। बता दें कि प्रदेश में आज कई जगहों पर झमाझम बारिश हो रही है। 3 जगहों की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर शामिल है। वहीं सुबह से ही राजधानी लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जिलों में काले बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में आज तेज हवाओं, गरज और बिजली की चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। मैनपुरी पुलिस लाइन में जीवन रक्षा प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों समेत पुलिस के कई अधिकारी मौजूद रहे। जीवन रक्षा प्रोग्राम को लेकर एसपी सिटी ने पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं एक बड़ी गंभीर घटनाएं होती हैं और हमारे देश में और प्रदेश में इसकी वजह से काफी जाने जाती हैं, जिसका आंकड़ा की चौंकाने वाला है। इसी को देखते हुए सेव लाइफ जो एनजीओ है उसके द्वारा आज एक कार्यशाला हमारे पुलिसकर्मी, ट्रैफिक कर्मी रखी गई है, जिसमें कि रोड सेफ्टी के क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, प्लस किस प्रकार से किसी जगह को जहां पर एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं उनको कम किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण, कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो जिसमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर पुलिस टीम ही होती हैं, हमारी 112 की टीम, ट्रैफिक टीम और जो पुलिसकर्मी होते हैं, तो उनको इस बात की ट्रेनिंग दी गई है कि किस प्रकार से आप मौके पर जाएंगे और वहाँ अगर कोई घायल है तो उसका किस प्रकार से प्राथमिक ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं जिससे कि उसकी जान बच सके और किस तरह से उसको एहतियातन वहां से शिफ्ट किया जा सके। तो इसी सब की आज एक कार्यशाला यहाँ की गई है और मुझे यकीन है कि इससे काफी फायदा हो सकता है। यूपी वन निगम और इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से आज लखनऊ में 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर वन मंत्री अरुण सक्सेना और वन राज्य मंत्री केपी मलिक शामिल हुए। इस दौरान हमारे संवाददाता तौकीर खिदवाई ने मुख्य वन संरक्षक एसके शर्मा से खास बातचीत की है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए।
निगम आज एक संगोष्ठी कर रहा है, कैसे उस व्यापार को बढ़ाया जाए, कैसे लट्ठे को और कारोबार को और उसके आगे ले जाया जाए। हमारे साथ हैं सुधीर कुमार शर्मा जी, जो हेड ऑफ द फॉरेस्ट हैं। सर, क्या संगोष्ठी का मेन मोटिव क्या है? ये संगोष्ठी मुख्य रूप से इसलिए हो रही है कि वन निगम मुख्य रूप से काम करता था पेड़ों के कटान का और बिक्री का टिम्बर की, तो उसके सिवा और क्या वन निगम कार्य कर सकता है जिससे उसकी आय में वृद्धि हो। क्योंकि ये समय में देखने में आया है कि जो पेड़ों का कटान है वो जंगल क्षेत्रों से बहुत कम हो गया है, और जो मुख्य रूप से उनको मिलता भी है वो सड़क के किनारे जो हमारे विकास कार्यों से संबंधित हैं वो मिलते हैं। तो वन निगम की अब ये मंशा है कि हम इसके कार्यों के साथ साथ कुछ और कार्य भी करें जिससे हमारे आय में वृद्धि हो, और वन निगम की जो उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण का और सुरक्षित वनों के कटान का, उसको भी पूरा कर पाए। तो इसमें आज कुछ हम लोग बिंदु लेके आए हैं, जिसमें कि एक है जो हमारे वन क्षेत्रों से होकर नदियाँ गुजर रही हैं, उसमें जो हमारे बालू, मदरंग और ये सब आ रही है, मोरंग वगैरह, उसको क्या हम लोग वनों की सुरक्षा के दृष्टिगत और वन्य जीवों की सुरक्षा के दृष्टिगत उसको यदि हम लोग निकाल सकते हैं वन निगम के माध्यम से, उस पर चर्चा हो रही है। उसके बाद जो हमारे NTFP हैं, जो लघु वन उपज हैं, जिसमें तेंदुपत्ता है, जड़ी बूटियाँ हैं, उनका हम लोग किस प्रकार से उपयोग करें ताकि जो जनजातियाँ हैं वहाँ के वनों में रहने वाली जो लोग, स्थानीय लोग हैं, उनकी आय में वृद्धि के साथ साथ एक वन निगम की भी एक आय का नया स्रोत प्राप्त हो। तो ये आज का मुख्य उद्देश्य है हमारा इसका संगोष्ठी का। सर, देखा जाता है कि जो लोग बिजनेस करते हैं इस फॉर्मेट में, लेकिन उनको दिक्कत बहुत होती है परमिशन लेने में पेड़ों के कटान को लेके, क्या इसको थोड़ा सा बेहतर करेंगे कि उनको आसानी से परमिशन मिल सके जो लीगल काम कर रहे हैं? नहीं, पेड़ों कटान देखिए दो तरह का है। जो एक वन क्षेत्रों के अंदर कटान होता है वो तो वन निगम ही करता है, तो उसमें तो बाहरी व्यक्तियों को कोई परमिशन की मतलब बिंदु नहीं बनता। जो बाहर है, जो निजी व्यक्तियों के पेड़ हैं, उसको तो सरकार ने बहुत छूट दे रखी है। मात्र कुछ 28 प्रजातियां हैं जिस पर रोक है, जिसके लिए परमिशन की आवश्यकता होती है, लेकिन उसको भी इस समय सरकार ने सरलीकरण करके ऑनलाइन परमिशन की व्यवस्था है। जो भी ऑनलाइन अप्लाई करता है तो हमारे सारे चेकिंग जो होती है, जो फील्ड स्टाफ जाके वेरीफाई करता है, वो भी ऑनलाइन है, और ये कोशिश करी जाती है कि उसको हम अधिक से अधिक 2 से 4 हफ्ते के अंदर परमिट जारी हो जाए। तो बहुत सहूलियतें दी गई सरकार की तरफ से, और कोशिश ये है कि कोई किसी को जो लीगली काटना चाहता है कोई परेशानी ना हो। सर, अभी देखा हम लोगों ने, जून का महीना था, बहुत गर्मी आई, लोगों ने बहुत मुहिम चलाई कि पेड़ लगाने चाहिए। क्या लगता है सर कि क्या अभी भी बहुत पेड़ों की आवश्यकता है देश में, क्योंकि हीट वेव जिस तरह से लगातार बढ़ रही है? देखिए, पेड़ों का तो एक लक्ष्य है कि 33% होना चाहिए, जो कि एक हमारा एक बड़ा लक्ष्य है, लेकिन ये है क्योंकि अभी हमारा जो प्रदेश है उसमें करीब 9% हमारा वृक्ष आवरण है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि हम इसको 15% हम 2030 तक ले जाएं। तो जो लक्ष्य सरकार निर्धारित कर रहे हैं हमारे 35 करोड़ के, वो ये मान के चल रहे हैं कि हम इसको 2030 की बजाय 2027 तक जो हमारा 15% का लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लें। और निश्चित रूप से पेड़ों की आवश्यकता तो है ही। जैसे हमने देखा कि इस बार करीब 50 डिग्री तक टेम्परेचर हमारा उत्तर प्रदेश में भी पार कर गया, जो कि अभूतपूर्व है, और जनधन की भी काफ़ी हानि हुई है। उसको देखते हुए निश्चित रूप से पेड़ों की आवश्यकता है, और इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग 35 करोड़ वृक्षों का जो पौधों का रोपण कर रहे हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं कि ये वन विभाग का कार्यक्रम ना हो कि हमारा जन सहभागिता से हम लोग करें, क्योंकि जो व्यक्ति अपना निजी व्यक्ति पेड़ लगाता है वो निश्चित रूप से उसकी सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान देता है। सर, आज जो संगोष्ठी हुई है, किस तरह के लोगों को बुलाया गया है जागरूक करने के लिए, और पूरा जो कार्यक्रम का जो मॉड्यूल था वो क्या रहा? इसमें देखिए, मैं 2 चीज़ बता रहा हूँ। एक तो उत्तराखंड जो वन विकास निगम है, वो अपने क्षेत्र में वहाँ पे वन क्षेत्र से नदियाँ गुजर रही हैं, उसमें लघु वन, जो लघु ये है आपके माइंस, मिनरल्स, उसके संग्रहण का कार्य कर रहा है। तो हम लोग ने मुख्य रूप से उत्तराखंड वन विकास निगम के जो प्रबंध निदेशक हैं वो आए हुए हैं, उसके साथ इसके हमारे झारखंड के, मध्य प्रदेश के, इनको भी हम लोगों ने वन निगम के लोगों को बुला रखा है कि वहाँ पर क्या क्या नए कार्य हो रहे हैं, किस प्रकार से कार्य हो। जैसे झारखंड में जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसके संबंध में बड़े अच्छे कार्य हुए हैं, उनको एकत्रीकरण का, उनकी मार्केटिंग का, पैकेजिंग का, तो उसको हम लोग यहाँ पर लेकर आ रहे हैं ताकि उनके जो अनुभव हैं उसको हम लोग शेयर कर पाएँ, और जो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं उसको फिर उत्तर प्रदेश वन निगम भी उसको अपने यहाँ लागू करेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सुधीर कुमार मिश्रा सर हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से पेड़ों की कटान को लेकर यहाँ पर एक संगोष्ठी बुलाई गई है कि कैसे उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, उस बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाया जाता था। इसके साथ ही जो पौधारोपण का जो कार्य है, बड़ी संख्या में जिन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री का जो लक्ष्य है कि पौधारोपण की जो संख्या है वो भी बढ़ाई जाए, उसको लेकर भी एक मुहिम शुरू की जा रही है, लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से हीट वेव देखी गई उसको देखते हुए वनों को और विकसित करने की भी मुहिम शुरू की गई है।
कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौखर के जनता टीवी लखनऊ। बात ताबड़तोड़ खबरों का। अमेठी में भाई बहन में हुआ है विवाद। विवाद के चलते युवक ने बहनोई सिर कुचला है। घटना के बाद पहुंची पुलिस कर रही तफ्तीश। बदायूं में आकाशीय बिजली लेकर नशे एक शख्स की हुई दर्दनाक मौत। शख्स की मौत से परिवार में मचा है कोहराम। एसडीएम को दी गई है मामले की जानकारी। सहारनपुर में 200 साल पुराने सीताराम झूले को पुनर्निर्माण करेंगे मुस्लिम कारीगर। वृंदावन में ज्ञान गुंदड़ी कदम गुंज में सीताराम मंदिर का है झूला। सिद्धार्थनगर में पुलिस ने चलाया है चेकिंग अभियान। चेकिंग के दौरान बकरा अभियुक्त को किया गया है गिरफ्तार। 4 पिकअप में 298 बकरे बरामद। लखनऊ में नगर आयुक्त का छलका है दर्द। सफाई की समीक्षा बैठक के दौरान फायर हुए नगर आयुक्त। नगर निगम का कर्मचारियों पर लगाया है लापरवाही का आरोप। बहराइच में दबंगों ने घर में घुसकर किया है जानलेवा हमला। पुरानी रंजिश को लेकर जमकर पिटाई की है। मारपीट में महिला समेत 3 लोग घायल। लखीमपुर खीरी में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। 5 शातिर अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार। चोरी के सामान में बैटरी, कॉपर का तार समेत अन्य सामान बरामद। बुलंदशहर में अज्ञात वाहनों की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। खेतों में सिंचाई के लिए जा रहा था युवक। सूचना पर पहुंची पुलिस कर रही तफ्तीश। फिरोजाबाद में 2 भाइयों में घरेलू विवाद के चलते हुई है फायरिंग। फायरिंग में दौरान महिला को लगी है गोली। दोनों भाई मौके से हुए फरार। बुलंदशहर में नहर में बहता मिला अज्ञात का शव। बहते शव को देखकर इलाके में मचा कोहराम। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। कानपुर देहात में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक चोर को किया है गिरफ्तार। अभियुक्त के पास से चोरी की बाइक बरामद। पुलिस को चकमा देकर साथी फरार। पुलिस तलाश कर रही है। मुजफ्फरनगर में संयुक्त सचिव ने की है बैठक। रैन हर घर जल योजना को लेकर हुई बैठक। कई विभागों की लगाई गई फटकार। लखनऊ में हुसैनाबाद ट्रस्ट ने फूल मंडी हटाने को लेकर भेजा है नोटिस। फूल मंडी में नोटिस लगने के बाद किसान हुए परेशान। किसानों ने मंडी ने हटाने के लिए की है अपील। बरेली में शराब के नशे में दबंगों ने होटल में की है तोड़फोड़। रुपए न देने को लेकर बीजेपी नेता से दुकानदार की हुई मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई है सामने। भारी मात्रा में कूड़े के ढेर में मिली है दवाइयां। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों को दी है सूचना। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का शव मिलने से सनसनी। फांसी के फंदे से लटकता मिला युवती का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस कर रही पड़ताल। मैनपुरी में बाइक सवार को ट्रैक्टर ने मारी है टक्कर। 2 छात्रों की मौत, 1 घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस कर रही तफ्तीश। आगरा में हैदराबाद से एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी को लेकर हिंदुवादी संगठनों में आक्रोश। अखिल भारत हिंदू महासभा ने थाना इत्मौदौला में ओवैसी के खिलाफ दी है तहरीर। थाने के बाहर फूंका है पुतला। बरेली में बाईपास गोलीकांड का मामला आया सामने। आरोपी के घर पर हुई है बुलडोजर से कार्रवाई। भारी संख्या में पीएससी और पुलिस बल तैनात। बांदा में हाईवे पर ट्रक और बाइक सवारों में हुई है भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की मौत। ट्रक चालक मौके से फरार। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस कर रही तफ्तीश। आगरा में आरोपी को पकड़ने गई एसओजी और पुलिस का ग्रामीणों ने किया है विरोध। आरोपी को पकड़ते समय ग्रामीणों ने छुड़ाने का किया है प्रयास। काफी मुश्किलों के बाद पुलिस ने आरोपी को किया है गिरफ्तार। आगरा में एडीए की अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई जारी। 7000 वर्ग मीटर में अवैध प्लॉटिंग कार्य पर कार्रवाई। नाली सड़क के निर्माण का जेसीबी से कराया गया ध्वस्त। मथुरा में नहर में दिखी है भारी संख्या में मृत मछलियां। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जहरीले पानी के चलते मरी मछलियां। अलीगढ़ में गाड़ी को कैंटर ने मारी है टक्कर। टक्कर लगने से 5 लोग घायल। अलीगढ़ से सिकंदरा राव की तरफ जा रही थी गाड़ी। मैनपुरी में दबंग ने युवक को बंधक बनाकर पीटा। मोबाइल चोरी करने के आरोप में की है मारपीट। बंधक बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल।
तो सीधे आपको ले चलेंगे राजधानी लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2017 में जो प्रयास प्रारंभ किए, आज उसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि एमएसएमई सेक्टर उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ एक उभरता हुआ क्षेत्र है। 2017 के बाद से सरकार ने समय समय पर जो कार्य प्रारंभ किए, अपनी परंपरागत उत्पाद को, यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों की उस हुनर को न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर एक मंच प्रदान करने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से, पीएम विश्वकर्मा अनेक योजनाओं के माध्यम से, इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के उत्पाद को शोकेसिंग करने का भी एक अवसर इस दौरान हम सबको प्राप्त हुआ। और इसलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आज अनेक ऐसे कार्यक्रम यहां पे प्रारंभ होने जा रहे हैं जिनको लेकर के इस दिन की महत्ता को हम समझ सकते हैं। एमएसएमई उद्यमियों को बैंक से लोन उपलब्ध कराने के लिए एसएलबीसी की मदद से हमारे बैंकर्स यहां पे आए हैं, इनके समन्वयक यहां पर उपस्थित हैं और इसमें 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण की सुविधा एक बार फिर से यहां पर उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को प्राप्त होने जा रही है। रैंप की एक योजना हमने पहले चरण में यहां पर जो कार्य प्रारंभ किया कि जो बंद हो रही एमएसएमई इकाइयां थी उसको प्रोत्साहन करने का काम किया, उसको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उनको फैसिलिटेट किया। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के नेक्स्ट लेवल के स्तर पर पहुंचाने के लिए इससे आगे क्या, वहां पर आज भारत सरकार की मदद से रैंप की इस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के अंदर भी हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी एमएसएमई उद्यमियों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी इसका लाभ ले पाएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश देश के अंदर एमएसएमई इकाइयों में 90 लाख एमएसएमई इकाइयों के साथ देश के अंदर आज अग्रणी स्थान पर है। देश के अंदर इस योजना की ब्रांडिंग करने में, इसकी मार्केटिंग करने में, इसकी शोकेसिंग में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी एमएसएमई उद्यमियों ने, एमएसएमई यूनिट ने, यहाँ के कारीगर और यहाँ के हस्तशिल्पियों ने जो बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिलता है। याद करिए, यह उत्तर प्रदेश 2017 में देश की 6ठी अर्थव्यवस्था था, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि आबादी में उस समय भी उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर था, लेकिन अर्थव्यवस्था में 6ठे नंबर पर था। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और देश के अंदर सबसे अधिक रोजगार सृजन करने वाला राज्य भी है, सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला राज्य भी है और साथ साथ एमएसएमई इकाइयों को एक नई पहचान दिला करके, एक लंबी छलांग लगा करके तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी आज के दिन पर उत्तर प्रदेश बना हुआ है। रैंप योजना के साथ ही आज फ्लैश पार्क का भी, झांसी के फ्लैश पार्क का उद्घाटन भी हो रहा है। आपने अभी देखा होगा कि अब 10 पार्क इससे पहले बन करके तैयार हो चुके थे, 11वां आज झांसी के पास बनकर के तैयार हो चुका है। आज इसका भी उद्घाटन हो चुका है। सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त इस पार्क के बारे में आपको अभी बताया गया।